नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर के एक नए टॉपिक के साथ। और ये वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये रहेगा दिल्ली क्षेत्र अधिकार विवाद के बारे में। कि जो भारत की राजधानी जो दिल्ली है, इसमें जो क्षेत्र अधिकार विवाद है वह क्या विवाद है। सबसे पहले विवाद के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो भारत की राजधानी जो दिल्ली है दोस्तों, यहाँ पे कानून का संचालन कैसे होता है, या केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में आपसी सहमति क्यों नहीं बन पाती, या केंद्र सरकार और राज्य के उपराज्यपाल के बीच में आपसी सहमति क्यों नहीं बन पाती। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी भरे हैं। दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह एसएससी, या फिर हम बात करें रेलवे, या फिर हम बात करें यूपीएससी, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों को भारत की राजधानी नई दिल्ली के बारे में पता तो है, लेकिन आज आप इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि भारत की राजधानी का संचालन कैसे होता है। तो आप लोग को इस वीडियो को जो है अंत तक देखना है, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली क्षेत्र अधिकार विवाद के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही हैं, ये दो व्यक्तियों की तस्वीरें हैं। इनमें एक तो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और दूसरे जो हैं वो हैं उपराज्यपाल यानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी। तो इन दोनों के बीच में आपसी विवाद क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले दिल्ली क्षेत्र अधिकार विवाद के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस वर्ष फरवरी माह में, आप लोगों को पता ही है कि फरवरी माह में इस वर्ष मतलब यानी कि 2020 में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, ठीक है। सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा से जुड़े मामले में लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के संदर्भ में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे केंद्र सरकार को इन सांप्रदायिक हिंसाओं के लिए यहाँ पे लोक अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में कहा था। अब ये लोक अभियोजक कौन होते हैं? तो लोक अभियोजक एक प्रकार से कानूनी व्यक्ति होते हैं दोस्तों, जो कि इसकी जांच करते हैं। और ये जो कानूनी व्यक्ति होते हैं ये सरकारी या फिर अन्य जो ये मामले होते हैं इनकी जांच करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कहते हुए केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया था कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है उसको हाई कोर्ट ने सही नहीं माना है, तो हम दिल्ली पुलिस की इस लोक अभियोजन की नियुक्ति दिल्ली पुलिस के कहने पर कैसे कर दें। ये तो फिर दिल्ली पुलिस और लोक अभियोजनों के बीच में हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से मिलीभगत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस की लोक अभियोजन की जो नियुक्ति होने वाली थी, यानी कि कुछ वकीलों की, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से जो कानूनी सदस्य जो होते हैं उन कानूनी सदस्यों की जो नियुक्ति होने वाली थी जो इसकी जांच करते, ठीक है, उस नियुक्ति को रद्द कर दिया। और जैसे इस नियुक्ति को रद्द किया दोस्तों, तो इस नियुक्ति को रद्द करने के बाद यहाँ पे ये बताया जाता है कि यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी, इसने क्या किया, अनुच्छेद 239A के तहत, अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, 239AA, अनुच्छेद 239A के तहत या इसके भाग 4 के तहत दोस्तों क्या किया, यहाँ पे लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर दी, ठीक है। और लोक अभियोजकों की नियुक्ति करके दोस्तों क्या किया, इन्होंने इस फैसले को जो है क्या किया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया दोस्तों, ठीक है। उन्होंने इस फैसले को क्या किया, राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज दिया, और यहाँ पे लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर दी। तो जैसे ही लोक अभियोजकों की नियुक्ति केंद्र सरकार मना कर रही थी, जबकि क्या किया दोस्तों, यहाँ के उपराज्यपाल ने उनकी नियुक्ति कर दी। तो इसके साथ ही केंद्र सरकार और उपराज्य के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा।
ठीक है। ये सारा का सारा मामला लोक अभियोजकों का था। लोक अभियोजक कौन होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया दोस्तों। एक प्रकार से कानूनी सदस्य होते हैं जो इस मामले को निपटाते दोस्तों, लेकिन वो सरकारी नहीं होते एक प्रकार से, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस और लोक अभियोजकों के बीच में हम ये बोल सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और लोक अभियोजकों के बीच में आपसी बहस ना हो, या हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों की मिली भगत हो। इसका अंदाज़ा लगाते हुए केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों किस आर्टिकल के तहत है, तो 239A के तहत दिल्ली के संवैधानिक स्थिति के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो दिल्ली के संवैधानिक स्थिति के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली की संवैधानिक स्थिति के बारे में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि बाल कृष्ण समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जितने जो क्वेश्चन हैं मैंने काफ़ी सर्च करके जो है यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी रिसर्च की है मैंने यहाँ पे इस टॉपिक के लिए, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, और ये एक जगह पर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली के संवैधानिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बताया गया है कि बाल कृष्ण समिति ने सुझाव दिया था कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र ही बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु इसके लिए एक विधानसभा व मंत्री परिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसने सुझाव दिया था या किस समिति के सुझाव पर दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया, तो इस समिति का नाम था बाल कृष्ण समिति। बाल कृष्ण समिति ने सुझाव दिया था सबसे पहले कि भाई दिल्ली में क्या होनी चाहिए, एक विधानसभा होनी चाहिए। और इसी समिति को मानते हुए या इसी समिति के सुझाव को मानते हुए क्या किया गया, 69वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में क्या किया गया दोस्तों, दिल्ली से संबंधित या आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239AB व आर्टिकल 239B के तहत जो है हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रावधान किए गए और दिल्ली में विधानसभा बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। दिल्ली में क्या बनाई गई थी, विधानसभा बनाई गई थी, ठीक है। किस समिति के सुझाव पर, बाल कृष्ण समिति के सुझाव पर। अब आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें बताया गया है कि संसद ने अनुच्छेद 239 के प्रावधान को अनुसरण करते हुए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 में पारित किया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 में किस आर्टिकल के तहत पारित किया गया, तो आर्टिकल 239A के तहत पारित किया गया। और इसी अधिनियम में अनुच्छेद 239A, 239AB, अनुच्छेद 239B, इसमें सारी की सारी यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन चलाया जाता है। ये 3 आर्टिकल हैं दोस्तों। इन 3 आर्टिकल से दिल्ली का प्रशासन चलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है हर किताब में क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस का प्रशासन, या हम ये बोल सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ही नहीं, हम ये बोल सकते हैं दोस्तों पूरी दिल्ली का प्रशासन केवल और केवल 3 आर्टिकलों पर टिका हुआ है। एक आर्टिकल 239AA, दूसरा 239AB और तीसरा 239B। ये 3 आर्टिकल बताते हैं दिल्ली के प्रशासन के बारे में, या दिल्ली के प्रशासन के विस्तार के बारे में, या दिल्ली की प्रशासन के जो डेफिनेशन देते हैं वो ये 3 आर्टिकल देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 239AA के बारे में, यानी कि आर्टिकल 239A के बारे में हम यहाँ पे अब बात करते हैं। तो क्या कहता है अनुच्छेद 239AA, तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली के अनुच्छेद 239A की व्याख्या की थी, और इसमें कहा था कि दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। यदि कोई अपवाद है तो उस मामले में राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, परंतु वह अपवाद दुर्लभतम श्रेणी का होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बताया गया दोस्तों कि अनुच्छेद 239 के तहत 239A के तहत ये बताया गया था कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन 5 न्यायाधीशों ने दी थी, और इन्होंने ये कहा था कि जो दिल्ली का उपराज्यपाल होगा वह मंत्री परिषद के साथ या मंत्रिमंडल के साथ जो है मिल करके काम करेगा। और अगर इन दोनों में आपस में टकराव की स्थिति होती है, मान लो कोई 1-2 मामले में टकराव की स्थिति होती है, तो वह उसको विचारार्थ करके राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा यहाँ पे बात किया गया है क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद व केंद्र सरकार के पक्ष के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली एक विशेषताओं से युक्त है। इस पर केंद्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है और 69वां संविधान संशोधन इसी की पुष्टि करता है। यानी कि 69वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है। पूर्ण तरीके से एक राज्य इसको नहीं बनाया गया है, यह केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करता है। ये बात कही गई है 69वें संविधान संशोधन में, ठीक है। उसके बाद इसी में बताया गया कि दिल्ली का जो उपराज्यपाल की शक्ति है अन्य राज्यों के राज्यपाल की शक्तियों से अलग होती है। यानी कि अन्य राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों से दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ति दोस्तों क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना। विधानसभा होने का अर्थ यहाँ पे यह नहीं कि दिल्ली एक राज्य है, उसे अन्य राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल उन्हें अन्य राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों, ठीक है। और विधानसभा का मतलब यह नहीं कि वह एक प्रकार का राज्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दोस्तों, उसके बाद आगे जो यहाँ पे बताया गया वो बताया गया कि दिल्ली पूर्णतः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है और अंतिम अधिकार केंद्र के जरिए राष्ट्रपति के पास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली पूर्णतः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र के द्वारा शासित मतलब केंद्र के द्वारा शासन दोस्तों, केंद्र के द्वारा क्या है, शासन। तो केंद्र के द्वारा यहाँ पे शासन होता है और अंतिम जो फैसला होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। जिस प्रकार राष्ट्रपति बोलता है, जैसे राज्य सरकार ने कुछ बोल दिया, उपराज्यपाल ने उसको मना कर दिया, उपराज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति का फैसला क्या होगा, अंतिम फैसला होगा, ठीक है। अनुच्छेद 239A की भाग 4 में यहाँ पे बताया गया कि उपराज्यपाल और उसकी मंत्रिपरिषद पर गौर स्पष्ट करने से यह पता चलता है कि दिल्ली के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी उपराज्यपाल को दी गई है। बिल्कुल प्राथमिक जो जिम्मेवारी है वह उपराज्यपाल को है और उपराज्यपाल विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दिल्ली सरकार का पक्ष क्या है, दिल्ली सरकार क्या बोल रही है, तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली की विशिष्ट स्थिति पर गौर करते हुए यहाँ पे वेस्टमिंस्टर पद्धति को अपनाया गया है, मतलब चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है। यहाँ पे बताया गया दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि जो चुनी हुई सरकार वही सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता ने हमें वोट दिया है, ठीक है। आम जनता ने जब हमें वोट दिया है तो उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह माननी चाहिए, क्योंकि आम जो जनता के प्रति दिल्ली सरकार ही क्या है, जवाबदेह है। तो दिल्ली सरकार जब जवाबदेह है, सिंपल ही बात है, तो दिल्ली सरकार की बात ज़्यादा मान्य होनी चाहिए, ठीक है। दिल्ली सरकार ने क्या किया, ये दिल्ली सरकार ने ये अपना पक्ष रखा दोस्तों, ठीक है। अब विवाद पर जो सर्वोच्च न्यायालय इसने क्या कहा है, इन दोनों के बीच में जैसे ही विवाद हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239A के तहत 3 के तहत यह प्रावधान है कि दिल्ली विधानसभा यह प्रावधान है, अनुच्छेद 239A में यह प्रावधान है कि दिल्ली विधानसभा पुलिस भूमि व दिल्ली विधानसभा पुलिस भूमि व लोक व्यवस्था को छोड़कर राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 239A के भाग 3 में कहा गया है कि जो दिल्ली विधानसभा है ना दोस्तों, जो दिल्ली विधानसभा है वह पुलिस, भूमि व लोक व्यवस्था को छोड़कर, इन 3 चीज़ों को छोड़कर, पुलिस को छोड़कर, भूमि को छोड़कर व लोक व्यवस्था को छोड़कर अन्य मामलों में यानी कि समवर्ती सूची व राज्य सूची के मामलों में कानून बना सकती है, लेकिन पुलिस के अंतर्गत कोई कानून नहीं बना सकती, भूमि के अंतर्गत कोई कानून नहीं बना सकती और लोक व्यवस्था के अंतर्गत कोई कानून नहीं बना सकती। इन 3 चीज़ों को छोड़ करके पुलिस, भूमि व लोक व्यवस्था, ठीक है, इन 3 डिपार्टमेंट को छोड़कर दोस्तों राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। इन 3 चीज़ों के ऊपर दिल्ली सरकार कभी भी कानून नहीं बना सकती, ये बताया गया है स्पष्ट तौर पर आर्टिकल 239AA के भाग नंबर 3 में दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की बात माननी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो सरकार है यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि दिल्ली सरकार की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, क्यों, ठीक है, क्योंकि जनता ने जो है दिल्ली सरकार को चुना है दोस्तों, ठीक है।
हो गया यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों? आई होप आपको यहाँ पर तक समझ में आया होगा। और यहाँ पे दिल्ली के बारे में जो है दिल्ली क्षेत्राधिकार के बारे में, ये जो विवाद इसके बारे में, आई होप आपको इतना बहुत कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। दिल्ली के बारे में आज हमने पढ़ा है, अब ये विवाद चला ही हुआ है, तो आगे इसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो हम जैसे रिजल्ट निकलता है उसके बाद वीडियो में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। आई होप यह वीडियो आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जीके विद हितेश सर की नामक एक आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।